Hello all of you. Now let's see appeals to High Court. तो अभी तक अपन ने ट्राइब्यूनल तक देखा है और ट्राइब्यूनल में लास्ट पॉइंट क्या देखा था कि ओनली क्वेश्चंस ऑफ लॉ कैन बी अपील टू हाई कोर्ट. तो चलो हाई कोर्ट चलते हैं, देखते क्या बोलता है. एनी पर्सन एग्रीव्ड, एग्रीव्ड यानी दुखी, ये तो मैंने आपको समझा के रखा है, बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द स्टेट बेंच or area bench of the appellate tribunal, state bench या area bench of the appellate tribunal may file an appeal to the high court. तो यहां देखो, यहां सेंट्रल बेंच को कवर नहीं किया है, जो नेशनल बेंच है वो कवर नहीं है, सिर्फ स्टेट बेंच. तो नेशनल बेंच का अगर ऑर्डर है ट्राइब्यूनल का, ट्राइब्यूनल में हमने देखे नेशनल बेंच, स्टेट बेंच, फिर उसमें रीजनल बेंचेस आते हैं और यहां एरिया बेंचेस आते हैं, बट दैट इज अ स्टेट बेंच ओनली. तो स्टेट बेंच का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट में अपीलेबल है. व्हाट अबाउट नेशनल बेंच? नेशनल बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल का अगर ऑर्डर है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा एंड नॉट द हाई कोर्ट. आ रहा है समझ में? नेशनल बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा. सीधी बात ना, कौन से हाई कोर्ट में लेके जाओगे? वो नेशनल बेंच है ना. स्टेट बेंच क्या है अपने, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बेंच, तो उसके अगेंस्ट अपन अपील कहां करेंगे? महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं उसको. तो स्टेट बेंच का ऑर्डर हाई कोर्ट में अपीलेबल है, नेशनल बेंच का नहीं है. ये बात को याद रखना है. ओके, और वो कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट. तो वो आगे अपन सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन देखेंगे उसमें उसको देखेंगे. लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल थिंग. अच्छा चलो तो देखते हैं. मे अपील टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट मे एडमिट सच अपील इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. कौन से क्वेश्चन पे आप अपील कर सकते हैं? ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. Then, an appeal under subsection 1 shall be filed within 180 days. Time है उसका, 180 days में फाइल करो. From the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person. यानी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जब आपको मिलेगा तो वहां से 180 डेज में आपको अपील फाइल करना है. And it shall be in such form and verified in such manner as may be prescribed. ये तो रहता ही है, this is rules में फिर दिया रहता है कौन से फॉर्म में फाइल करना है. Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within such period. This is called as extension of time. तो अगर किसी का डिले हो गया है तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो sufficient cause शो करता है. Sufficient cause में genuine cause या रीजन होना चाहिए. ऐसी कोई frivolous रीजन नहीं चलता कि भाई मैं तो सोया था, मुझे मालूम नहीं था कि अपील होता है. ऐसे नहीं, जेन्युइन कोई रीजन है तो फिर आपको अलाउ किया जा सकता है. देन where the high court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. तो क्वेश्चन को पहले फॉर्मुलेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन पे हमको आंसर देना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना. तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया जाता है. एंड द अपील शैल बी हर्ड ओनली ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड. अब यहां ओनली लिखा है लेकिन अपन नीचे देखेंगे उसके भी एक्सेप्शंस है. यानी जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ उस पे सुनवाई होगी, उसी पे डिसीजन दिया जाएगा. एंड रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट यानी जो अदर पार्टी है, मैं अपिलांट तो डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट बनता है, डिपार्टमेंट अपिलांट तो मैं रिस्पोंडेंट. तो जो रिस्पोंडेंट है वो हाई कोर्ट में ये कह सकता है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है वो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, इन्वॉल्व ही नहीं है. तो ये वो रिस्पोंडेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट ले सकता है. ही इज अलाउड टू चैलेंज द क्वेश्चन इटसेल्फ कि भाई ठीक है क्वेश्चन तो है लेकिन ये क्वेश्चन इन्वॉल्व ही नहीं है ना, तो काय करूंगे डिसाइड करके, क्या मतलब आएगा. तो वो ये क्वेश्चन रेज कर सकता है. तो वहां लिखा देखो, रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू. क्या आर्ग्यू? दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन.
सिंपल. Then provided that nothing in this subsection shall be deemed to be, देखो अभी एक्सेप्शन है, provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away, nothing से start होता है, nothing in this section shall be deemed to take away or abridge यानी cut down the power of the court to hear for reasons to be recorded the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question. अब ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट बाउंड नहीं है. तो यहां लिखा है कि शैल ओनली, देखो अपील शैल बी हर्ड ओनली ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, और यहां क्या लिखा है कि हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय दिस वर्ड्स. ये बाउंड नहीं है हाई कोर्ट. इसका मतलब कि हाई कोर्ट स्यू मोटो अगर देखता है कि इस केस में और भी कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, और भी कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और उनको भी डिसाइड करना जरूरी है, तो हाई कोर्ट उन नए क्वेश्चंस ऑफ लॉ को भी डिसाइड कर सकता है. ऑफ कोर्स आफ्टर गिविंग बोथ द पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इट कैन डिसाइड दैट क्वेश्चन. विच क्वेश्चन? विच इज नॉट फॉर्मुलेटेड, यानी जो अपेलांट ने अपील में नहीं लिखा था, उसको फॉर्मुलेट भी नहीं किया, लेकिन जब हियरिंग शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, तब हाईकोर्ट को लगता है यार ये क्वेश्चन भी तो इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उसको भी डिसाइड करना जरूरी है इन ऑर्डर टू गिव अ कंक्लूसिव जजमेंट. अगर जजमेंट देना है तो ये क्वेश्चन को भी डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम जजमेंट दे सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं होगा. तो फिर हाईकोर्ट उन नए क्वेश्चंस को भी लेकर के डिसाइड कर सकता है. तो हाईकोर्ट के पास स्यू मोटो पावर है, और वो यहां जो लिखा है कि ओनली, तो उससे एब्रिज नहीं होता. हाईकोर्ट का पावर एब्रिज नहीं हो रहा है. हाईकोर्ट हैज स्यू मोटो पावर टू टेक एनी न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड डिसाइड इट. लेकिन तो फिर ये कहां वर्क करेगा? ये अपेलांट के लिए वर्क करता है. अपेलांट ने अगर 4 क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए थे ओरिजिनल अपील के अंदर, फॉर्मुलेट हो गए, अब हियरिंग शुरू हो गया है, तो जब हियरिंग शुरू होता है तो अपेलांट को ये इजाजत नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो फ्रेश क्वेश्चंस ऑफ लॉ रेज करे हियरिंग स्टेज के ऊपर. अरे समझे? तो अपेलांट पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा उसका कहने का मतलब है. Then High Court shall decide the questions of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such costs as it deems fit. ये तो सिंपल है. हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा और उसका रीजन भी लिखेगा किस ग्राउंड पे हमने ये डिसीजन दिया. सो रीजंस हैव टू बी मेंशन इन दी डिसीजन इटसेल्फ. सिंपल है. एंड अवॉर्ड सच कॉस्ट का मतलब है कि अगर आपका कंप्लेन जो है, अपील जो है, वो फ्रिवलस था, फ्रिवलस यानी बेकार, बेबुनियाद, तो बेकार हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट किया, तो हाईकोर्ट रिजेक्ट करते वक्त आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा देता है, इतना कॉस्ट पे करो. देन हाईकोर्ट में डिटरमिन एनी इशू विच, अब देखो हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या क्या चीजें आ सकती है. सिंपल, may determine any issue which has not been determined by the state bench or area bench. Not been determined. Interesting point है, मैं समझाता हूं आपको. और has been wrongly determined by the state bench or area bench by reason of decision on such question of law as herein referred to in subsection 3. जो ऊपर में लिखा था. तो दो बातें हैं, not decided और wrongly decided. ये दोनों को हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है. यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ केस में इन्वॉल्व है जो ट्राइब्यूनल ने डिसाइड ही नहीं किया है, स्टेट बेंच ने डिसाइड ही नहीं किया है, उसको भी हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है. यानी जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट शुड डिसाइड ओनली दोस क्वेश्चंस व्हिच हैड अर्लियर बीन डिसाइडेड बाय ट्राइब्यूनल. समझ में आ रहा है? तो हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड. हाई कोर्ट कैन टेक न्यू क्वेश्चंस आल्सो व्हिच हैव नॉट बीन डिसाइडेड बाय ट्राइब्यूनल एंड डिसाइड देम. तो वो है नॉट बीन या हैव बीन रॉन्गली, यानी ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया है लेकिन वो गलत है, तो उसको हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है. फिर आगे कहता है सबसेक्शन 6 के व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट इट शैल बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट.
तो यहाँ भी डिवीजन बेंच इसको कहते हैं। तो डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस बैठ के डिसाइड करेंगे। And shall be decided in accordance with opinion of such judges or of the majority if any of such judges। लेकिन 2 में मेजोरिटी, 2 मिनिमम बोला है, नॉट लेस देन 2। तो अगर 3 जज का बेंच है तो मेजोरिटी आ जाएगी। अगर डाइवर्स व्यूज भी है, 2 लोगों का आंसर एक है और एक का अलग है, यस एंड नो रहता है, तो मेजोरिटी अपने आप बन जाएगी। लेकिन 2 ही लोगों का अगर बेंच है, डिवीजन बेंच 2 लोगों का होता है, 3 या उसके ऊपर स्पेशल बेंच कहते हैं। तो स्पेशल बेंच है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवीजन बेंच है, एक ने हाँ बोला एक ने ना बोला, तो सवाल पैदा हुआ कि अब डिसीजन क्या देंगे, व्हाट इज द डिसीजन। तो फिर यहां पे भी वही है जो ट्राइब्यूनल में देखा था कि एक तीसरे जज को अपॉइंट किया जाएगा उधर, और तीसरा जज जो है वो भी ये क्वेश्चन को सुनेगा, वो भी अपना ओपिनियन देगा, और फिर अपन मेजोरिटी देखेंगे, इंक्लूडिंग द न्यू एंड द ओल्ड जजेस। जो एक नया और 2 पुराने ने मिलकर जो सोचा है, जो डिसीजन दिया है, उसका में मेजोरिटी कहां बन रही है वो देखेंगे। एंड दैट मेजोरिटी व्यू विल बी द व्यू ऑफ द हाई कोर्ट। वो नीचे लिखा है देखो 7 में कि वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी द जजेस शैल स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर एंड द केस शैल देन बी हर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली। ये देखो, ये जो नया जज आके बैठेगा तो वो सिर्फ उस पॉइंट को सुनेगा जिसपे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बाकी तो 5 पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनको वापस से ही नहीं सुनेगा, ठीक है। सिर्फ वो पॉइंट सुनेगा जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाय वन और मोर ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, एंड सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी of judges who have heard the case, including those who first heard it। जो पहले जिन लोगों ने सुना और जो अभी सुनेंगे, सबका मेजोरिटी निकालेंगे। सबसेक्शन 8 कहता है कि where the high court delivers a judgment in appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment। Simple। अगर उसमें जजमेंट में आएगा अपने को टैक्स भरना है तो अपन टैक्स भरेंगे, अगर जजमेंट में ऐसा है कि डिपार्टमेंट रिफंड करे तो वो रिफंड करेंगे। सिंपल। सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, उस पर आपको एक्शन लेने का है। और आखिरी में लिखा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 शैल अप्लाई। तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, वो भूल जाओ, ये टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं, आपके काम के नहीं। फिर उसमें 1-2 रूल्स भी दिए हैं सिंपल वाले। तो रूल 114 है कि अपील टू हाई कोर्ट अंडर 117 शैल बी इन फॉर्म GST अपील्स APL अपील 08 and the grounds of appeal and the form of verification as contained in form APL 8 shall be signed in the manner specified in rule 26, यानी वो डिजिटल सिग्नेचर से आपको साइन करना है। And 115 रूल कहता है कि jurisdictional officer shall issue a statement in form GST APL 4 clearly indicating the final amount of demand confirmed by the High Court or as the case may be by the Supreme Court। ये जब हाई कोर्ट में केस डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद वापस AO के पास जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर जो है आपका ओरिजिनल jurisdiction ऑफिसर, वो फिर आपका कितना डिमांड निकालना है हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो कंफर्म करके आपको इशू करता है APL 4 के अंदर स्टेटमेंट। सो दैट इज ऑल्सो सिंपल। तो वो हाई कोर्ट था, तो हाई कोर्ट में कौन सा केस गया? जो स्टेट बेंच या एरिया बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया है। अब हाई कोर्ट में तो वो गया, फिर मैंने कहा था नेशनल बेंच का कहां जाएगा, तो अपन देखा था ना नेशनल बेंच का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो देखो यहां पे पहला पॉइंट वही है 118 के अंदर कि अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल बेंच और रीजनल बेंचेस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। रीजनल बेंच तो नेशनल बेंच का ही रीजनल होता है ना, तो इनके जो ऑर्डर्स है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील होंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। और दूसरा जो दिया है वो हाई कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट बेंच के बाद हाई कोर्ट में गए, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वहां जाने का एक तरीका होता है, तो वो कैसे देखो मैं आपको समझाता हूं। हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है
तो आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। वहां एक तरीका होता है। तरीका यह है कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और आपके अगेंस्ट हुआ तो आप एग्रीव्ड हुए। तो जैसे ही आप एग्रीव्ड हुए, दुखी हो गए, तो आपने हाई कोर्ट के सामने ही प्रे करना पड़ता है। लीगल लैंग्वेज में इट्स कॉल्ड एज प्रेयर। यू प्रे बिफोर द हाई कोर्ट टू ग्रांट दिस केस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये इंटरेस्टिंग बात होती है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कहते हैं। यानी आप हाई कोर्ट से कहो कि प्लीज इस केस को आप फिट करार दो, फिट डिक्लेयर करो टू बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक फिल्टर की तरह है। नहीं तो क्या होता है कि हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इतने टाइम है क्या, इतने सारे हाई कोर्ट्स और इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे, पागल हो जाएंगे वहां। तो एक फिल्टर सिस्टम है। तो हाई कोर्ट जज देखता है कि इस केस में कितना दम है, क्या ये डिबेटेबल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या एक सिंपल इंटरप्रिटेशन पॉइंट था जो हमने इनको समझा दिया है। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, जो इंटरप्रिटेशन हमने दिया है वही सही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई एम्बिगुअस नेचर भी नहीं है, इट्स ए सिंपल थिंग, तो वो आपके केस को अनफिट डिक्लेयर करेगा। वो बोलेगा बेकार सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, हमने डिसाइड कर दिया है, बी हैप्पी, घर जाओ। तो वो अनफिट डिक्लेयर करेगा, यानी फिट डिक्लेयर नहीं करेगा। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। लेकिन रुक जाओ, मैं उसका भी एक टेढ़ा एक रास्ता है, मैं बताता हूं आपको, एक वाया रूट है जाने का। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने तो ना बोल दिया तो आप चुप बैठो। दूसरी तरफ हाईकोर्ट देखता है कि अगर ये केस में वाकई में दम है, इसके क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है कि जो अलग अलग हाईकोर्ट्स में भी अलग अलग डिसीजन आए हुए हैं, किसी हाईकोर्ट ने ऐसा कहा तो किसी हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, डाइवर्जेंट व्यूज है, और बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, वो एक बार के लिए डिसाइड कर दे, ताकि जितना भी एम्बिग्विटी है, जितना भी कंफ्यूजन है, जितने भी मिस इंटरप्रिटेशंस है, सब दूर हो जाएंगे। तो फिर हाईकोर्ट उसको फिटनेस ग्रांट करेगा कि यस द केस इज फिट टू बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट। अब हाईकोर्ट ने फिटनेस ग्रांट किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हो। और अनफिट में क्या करोगे, तो उसका वाया रूट में दिखाता हूं। अनफिट में आप हार के आ गए घर, चुपचाप बैठो, हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, तो मैं आपके घर आया चाय पीने, मैंने कहा अरे दुखी क्यों बैठे हो, ओह हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, अब हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे। मैं कहा अरे डरो मत यार, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 136, आर्टिकल 136, which gives power to all of us to file a special leave petition, उसको शॉर्ट में SLP अपन कहेंगे। तो अपन SLP फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। कब, जब हाई कोर्ट ने अपने को फिटनेस ग्रांट नहीं किया तो अपन SLP फाइल करेंगे। नाउ व्हाट इज SLP, तो उसको एक लिंक से समझो। देखो, हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके जज को बोला कि जज साहब देखिए वो हाई कोर्ट के जज ने ना बोल दिया है, लेकिन हमारे केस में दम है, हमारे केस में दम है, और हम चाहते हैं कि आप यानी सुप्रीम कोर्ट इसको सुने और इसको डिसाइड करे। तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, तो ये SLP जो है वो पहले एडमिशन स्टेज पे आती है। ये डायरेक्ट अपील, SLP इज नॉट डायरेक्ट अपील, इट इज लीव पेटिशन। लीव यानी परमिशन, परमिशन के लिए पेटिशन है कि प्लीज हमें परमिट करो केस फाइल करने के लिए। तो ये परमिशन एक जज के सामने लगता है, उसको एडमिशन स्टेज कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का जज आपका केस डिसाइड नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये देखेगा कि वाकई में आपके केस में दम है क्या, शुड दे ग्रांट परमिशन फॉर यू टू फाइल अपील। तो ये परमिशन स्टेज पे आता है, एडमिशन स्टेज कहते हैं उसको। वहां जो जज बैठा, अगर उसको लगा कि हाँ यार तुम्हारे बात में दम है, ये क्वेश्चन हमने सुनना चाहिए, इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो वो आपको परमिशन ग्रांट कर देगा, यानी लीव ग्रांटेड। लीव ग्रांट हो गया, यानी कि तुमको अब परमिशन मिला है कि तुम अपील फाइल करो। तो अब तुमको राइटिंग में अपील फाइल करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो SLP में
दो स्टेजेस होंगे, पहले एडमिशन स्टेज, अगर एडमिट हुआ केस तो फिर अपील में आएगा, फिर दोनों पार्टी को सुना जाएगा, पेशी होगी और दोनों को सुनने के बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगा। तो इस तरह से फिर वो वाया रूट है एसएलपी का। और अगर हाईकोर्ट ने फिट कर दिया तो अपन सीधा अपील में जाएंगे, फिर कोई लीव या कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर सीधा अपील करो, फिर कोर्ट दोनों पार्टी को सुनेगा और डिसीजन देगा। तो देखो वो सेकंड पॉइंट, फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट इन एन अपील मेड अंडर सेक्शन 117 जो हमने देखा अभी, in any case which on its own motion or on oral application made by or on behalf of the party aggrieved immediately, its own motion यानी हाई कोर्ट, on its motion यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट खुद से या तो आपको फिट दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है हाई कोर्ट ऑर्डर बनाते हैं और हाई कोर्ट को खुद को मालूम है यार ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, तो आपने तो एप्लीकेशन नहीं भी किया था, हाई कोर्ट खुद ही लिख देता है इट इज अ फिट केस टू बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, जाओ, हाई कोर्ट खुद परमिशन दे देगा, पहले ही लेके जाओ इसको, और नहीं तो फिर तुम अप्लाई करो, एप्लीकेशन मेड बाय एग्रीव पार्टी। इमीडिएटली आफ्टर पासिंग ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर द हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट टू बी फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा समझे, तो अगर हाई कोर्ट फिट उसको डिक्लेयर करेगा, सर्टिफाई कर देगा, तो देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। इफ नॉट, या नीचे लिख दो, इफ नॉट देन फाइल SLP। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट है, ये यहां पे GST एक्ट का पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो इफ नॉट देन फाइल SLP, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। गुड, फिर बाकी पॉइंट तो सिंपल है, कोई काम की नहीं है। प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शैल अप्लाई, वो तो ठीक है। और लास्ट में लिखा है कि वेयर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज वेरीड और रिवर्स्ड इन द अपील, इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 117 इन द केस ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो अपन ने देखा था ना 117 में कि जब भी ये जजमेंट आ जाएगा तो वो वापस जाएगा ओरिजिनल अथॉरिटी के पास और वो उसको इफेक्ट देकर फिर उसको कंप्लीट करता है, तो वो यहां पे भी दिया है सेम। फिर उसके बाद एक सेक्शन है 119, इसको हम कहते हैं प्री डिपॉजिट। तुम्हारा लिख दो आप प्री डिपॉजिट, अरे मर गए, प्रो हो गया है, प्री डिपॉजिट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में जितना टैक्स पेएबल निकल के आ रहा है उतना आपको जमा कराना पड़ेगा। यू हैव टू डिपॉजिट द टैक्स and then only you can file appeal in the high court or in the supreme court। तो हाई कोर्ट में जाने के पहले ट्राइब्यूनल का देखेंगे, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में जो टैक्स पेएबल निकल के आ रहा है वो पहले डिपॉजिट करो, फिर हाई कोर्ट में जाओ। और अगर आप वहां से गए हैं नेशनल बेंच से अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले देखेंगे कि यू हैव टू फर्स्ट डिपॉजिट द मनी एज डिमांडेड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल एंड देन यू कैन फाइल अपील टू सुप्रीम कोर्ट। या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर कोई सम पेएबल निकल रहा है तो वो पहले डिपॉजिट करो और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो वो यहां लिखा है, बहुत सिंपल पॉइंट है कि नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड, इन अपील कर दिया है तो पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे, ये गलत बात, यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट। नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, सम्स ड्यू टू द गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय नेशनल or regional benches of the tribunal under 113 or order passed by the state bench or area bench again under 113 or an order passed by the high court under 117 as the case may be shall be payable in accordance with the order so passed। ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट करो और बाद में आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज द केस मे बी। So that is a very simple point। उस पर कोई क्वेश्चन आने का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, बहुत सिंपल पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग 120, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस, ये डिपार्टमेंट अपील के लिए है, ऊपर में लिख दो डिपार्टमेंट
अपील्स जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन है। एक तो अपन अपील करते हैं या डिपार्टमेंट अपील करता है। तो डिपार्टमेंट के अपील पे रिस्ट्रिक्शन है मॉनिटरी अमाउंट्स के, कि जो सम रिकवरेबल है अगर वो एक अमाउंट से नीचे है तो फिर डिपार्टमेंट ने अपील नहीं करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने लिखा है इस सेक्शन के अंदर। अभी इसके जो मॉनिटरी लिमिट्स है वो फिक्स होने के है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी। तो मान लो अभी अपन अजम्पशन पे चलते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स किया 5 लाख फॉर अपील टू ट्राइब्यूनल या अपेलेट अथॉरिटी। फर्स्ट इज अपेलेट अथॉरिटी, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नेशनल बेंच के थ्रू गया तो फिर नेशनल बेंच के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे जो अगला अपील है उसके लिए मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब मान लो फर्स्ट स्टेज पे मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शन 5 लाख का है, तो अगर अमाउंट रिकवरेबल 5 लाख से कम है, ठीक है डिस्प्यूट है लेकिन 5 लाख से कम का अमाउंट है, तो फिर डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेज में मान लो 15 लाख गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स किया, तो अगर अमाउंट रिकवरेबल 15 लाख से ऊपर है तो सेकेंड अपील होगा। मान लो कि अमाउंट रिकवरेबल 9 लाख है तो फर्स्ट अपील तो हो जाएगा क्योंकि 5 लाख के ऊपर है, लेकिन सेकेंड अपील फिर नहीं हो सकता। दे कैन नॉट डू सेकेंड अपील क्योंकि 15 लाख से कम है, 5 के ऊपर है, फर्स्ट अपील हो गया, लेकिन 15 से कम है, सेकेंड अपील नहीं होगा। ये मैं इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं, ये फिगर्स आप रटने का नहीं। इसका नोटिफिकेशन जब आएगा मैं अपलोड करूंगा, आप लोग देखेंगे, लिंक आएगा आपको, हर चीज जो जितने भी अमेंडमेंट्स आते रहते मैं लिंक भेजते रहूंगा आप लोगों को, तो वो पढ़ने का। तो अभी ये इमेजिनरी फिगर्स हम लेके चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो इसका पर्पस अच्छा चलो समझा देता हूं पहले। पर्पस बहुत सिंपल है कि डिपार्टमेंट अपील करता है। अब वहां क्या है, डिपार्टमेंट में कोई खुद का पैसा थोड़ी जा रहा है, अपील में जो खर्चा है वो तो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। उधर कमिश्नर बैठा हुआ है, उसको क्या समझता है, अपील करो, उसे बोल दिया अपील करो, जाओ अपील करो। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपए, और लॉयर के पीछे खर्चा हो गया 7 लाख रुपए, रिकवर भी हो गया, मान लो केस जीत भी गए तो भी 2 लाख रुपए ही मिलेंगे ना। तो केस चलाने का जो खर्चा है गवर्नमेंट का, एक तो लॉयर को पैसा दो, ऊपर से जजेस को पैसा दो, जजेस को भी तो गवर्नमेंट को ही पैसा देना है और पूरा बाकी सिस्टम का जो खर्चा है। So the expense incurred by the government is much more on litigation than the tax which could be recovered. तो ऐसे केसेस को अपन अनफ्रक्चुअस केसेस कहते हैं। अनफ्रक्चुअस यानी फ्रूटलेस, जिसका कोई फ्रूट यानी कोई प्रॉफिट नहीं होगा गवर्नमेंट को, तो उसे तो ना करो तो अच्छा है, कम से कम खर्चा तो बचेगा, सीधी बात है ना। तो इसलिए ये सेक्शन है कि बहुत चिल्लर मामले हैं तो उनको मत करो अपील, डोंट गो, क्योंकि एक तो भरोसा नहीं है कि जीतोगे कि नहीं, इतना खर्चा करोगे और नहीं जीते तो पूरा ही नुकसान। जीत भी गए तो जो फायदा होगा वो कोई खास अच्छा नहीं होने वाला, तो उसको कहते हैं डोंट अपील। तो देखो ये सेक्शन क्या है, और उसके फिर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, कुछ इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स है, वो मैं आपको समझाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो पहले शुरुआत से देखते हैं। द बोर्ड में, बोर्ड यानी सीबीसी, may on the recommendation of the council from time to time, यानी टाइम टू टाइम ये मॉनिटरी सीलिंग्स जो है, अपील के सीलिंग्स ये चेंज भी हो सकते हैं, इशू ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस फिक्सिंग सच मॉनिटरी लिमिट्स as it may deem fit for the purpose of regulating the filing of appeal or application by the officer of the central tax under the provisions of this chapter. तो इसको डिपार्टमेंट अपील कहते हैं। जहां ऑफिसर अपील करता है दैट इज डिपार्टमेंट अपील, तो डिपार्टमेंट अपील पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। जहां असेसी को अपील करना है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फारूक हक के ऊपर डिमांड है 20,000 रुपए का, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं नहीं काई को 20,000 दूंगा मैं, आई विल अपील। अपील में लाखों रुपए में खर्च करूंगा, अच्छे से अच्छा लॉयर रखूंगा, आई विल एक्सपेंड लैक्स ऑफ रुपीज in order to save my name and not just 20,000. मेरे को 20,000 से मतलब नहीं है, वो तो मैं कभी भी दे दूं, लेकिन मेरा नाम कि भाई आपने टैक्स इवेजन किया, ऑर्डर आ गया, मैंने पेमेंट कर दिया, तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा ना। आई विल बी कॉल्ड एज अ टैक्स इवेडर जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है। नो 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 नो, ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को, या सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी कहो आप, तो हम अपील करेंगे। तो क्या वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा? नो 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 नो।
असेसी खर्चा करना चाहता है, जितना भी करना चाहता है करे और केस लड़े। डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो लिखा है अपील और एप्लीकेशन बाय द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स। अब यहां से शुरू होते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स। तो सेकंड पॉइंट देखो, वेयर इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस इशूड अंडर 1 in pursuance of subject to sealing, the officer of central tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provisions of this act. It shall not preclude यानी not stop, लिख दो not stop, such officer of central tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issues or questions of law. इसको अंडरलाइन करो, same or similar issues or questions of law. पढ़ के तो कोई बताएंगे क्या लिखा है, he will not be stopped from filing, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन एक और पॉइंट पढ़ लो, फिर दोनों को एक साथ समझाता हूं, क्योंकि दोनों के पीछे लॉजिक एक ही है। दूसरा पॉइंट, notwithstanding the fact that no appeal or application has been filed by the officer of central tax pursuant to the order or instruction or directions issued under 1, no person being a party in appeal or application shall contend that the officer of central tax has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application. एक्वीज जो लिखा है ना, उसके नीचे लिख दो साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। तो यहां पर लिखेंगे नॉन अपील, एक्वीज का मतलब क्या है, नॉन अपील मीन्स एक्सेप्टेंस। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, चलो समझते उसको। सीपीटी में याद है आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे अपन ने, एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस में एक आता है ना, एक्सेप्टेंस बाय एक्विसेंस। हाँ, नहीं याद किया? अच्छा चलो जाने दो, नए से देखते हैं। एक्विसेंस का मतलब होता है साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज तुमने पूजा को कहा, ए पूजा आई लव यू, तो पूजा क्या करती है, अगर वो तुमको भी चाहती है तो हंस के निकल जाएंगी। अगर वो बोल्ड है तो वो कहेगी आई लव यू टू। आजकल की तो बहुत बोल्ड लड़कियां होती है, तो शी विल कम बैक एंड से आई लव यू टू। तो यानी कि एक्सेप्टेंस हो गया, रिटन या वर्बल एक्सेप्टेंस। दूसरी वो पूजा जो थोड़ी पुराने जमाने की, जो हंस के चली जाती थी, शर्मा के चली गई, तो उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन शर्मा के खामोशी से निकल जाना, इसको क्या मानेंगे? इसको भी एक्सेप्टेंस मानेंगे। और वो पूजा जो इनकार करना चाहती है, वो क्या करती है, हे, देखा है खुद को, और 5-6 गालियां देंगी, नहीं भी देंगी तो अच्छे से कहेगी कि भैया ऐसा तुम मत सोचो, गलत बात है, तो शी से नो। तो एक पूजा जो ना कहती है, एक पूजा जो चप्पल भी मार सकती है, एक पूजा जो जूते भी मार सकती है, एक पूजा जो गालियां भी दे सकती है, एक पूजा जो सिंपल ना कहेंगी। ऑल दीज आर नोज, यानी ऑफर रिजेक्टेड। एक वो पूजा जिसने हां बोला तो एक्सेप्टेड, और एक वो पूजा जिसने कुछ नहीं कहा, तो कुछ नहीं कहने को एक्सेप्टेंस माना जाता है। इससे तो लड़कियां कभी खामोश नहीं रहती, अगर हां है तो ही खामोश रहेंगी, वरना जूते मारेंगी तुमको, है ना? बहुत खाए होंगे तुम लोगों ने। नहीं, सीए स्टूडेंट्स ऐसे काम नहीं करते, मैंने भी कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। सच्ची में नहीं किया, झूठ नहीं बोल रहा मैं। चलो तो आगे चलते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा ना, साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। तो यहां वो रूल कैसे लगता है कि एक ऑर्डर आया, ऑर्डर एसएससी के फेवर में आ गया, तो डिपार्टमेंट एग्री हो गया। मान लो कि ओरिजिनल डिमांड नोटिस उन्होंने मेरे पे निकाला,
फिर मैं अपील में गया फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के पास, वहां मैं केस जीत गया, वहां केस जीत गया तो डिपार्टमेंट हार गया, डिपार्टमेंट हार गया तो क्या करता है, ट्राइब्यूनल में अपील करता है ना, दे हैव टू अपील टू ट्राइब्यूनल। मान लो कि उन्होंने ट्राइब्यूनल में अपील नहीं किया, यानी अपेलेट अथॉरिटी के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो गया ना। इफ यू डोंट गो इनटू अपील मींस यू एक्सेप्ट द डिसीजन विच हैज गॉन अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट है लेकिन आप अपील नहीं कर रहे, यानी कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उसमें जो डिसीजन आया, उसमें जो इंटरप्रिटेशन आया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट। अगले बार भी ऐसा ही कोई केस अराइज हुआ, अगले बार भी ऐसे ही केस, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर एक केस फिर अराइज हुआ, लेकिन अब ऑफिसर बोलता है कि नहीं नहीं अब मैं अपील में जाऊंगा, तो क्या वो जा सकता है? तो आंसर है नो। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऐसी है कि वंस द डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड एन ऑर्डर मींस दे हैव एक्सेप्टेड एन इंटरप्रिटेशन इन अ पर्टिकुलर वे which is given by the appellate authority and they haven't gone into appeal, they haven't gone into appeal यानी कि एग्री हो गए वो। तो अगर उस इंटरप्रिटेशन से वो एग्री हो गए हैं तो अब दूसरे साल या दूसरी बार या जब भी ये केस अराइज होगा सिमिलर लाइंस पे, तो वो लोगों को एक्सेप्टेज करना पड़ेगा, वो अब उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर पाएंगे। ये रूल है, ये रूल है, कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो इसको रूल ऑफ एक्विसेंस कहते हैं। नॉन अपील मींस एक्सेप्टेंस एंड वंस यू एक्सेप्ट यू कैन नॉट अपील सेकेंड टाइम, सीधी बात। तो एक बार हां बोल दिया तो फिर बाद में ना नहीं बोल सकते। तो अब यहां क्या प्रॉब्लम आया, यहां प्रॉब्लम ऐसा आया कि ये ओरिजिनल असेसिंग ऑफिसर समझो, ऑफिसर उसका ऑर्डर है, उसमें 2 लाख का डिमांड आया था, हम अपील में गए, ठीक है, हम अपील में गए, असेसी गोज इनटू अपील। तो जो अपेलेट अथॉरिटी है एपीपी, अपेलेट अथॉरिटी ने क्या किया कि 2 लाख को उड़ा दिया, उन्होंने कहा कि नो टैक्स पेएबल, यानी असेसी केस जीत गया। अब डिपार्टमेंट हो गया एग्रीव्ड, लेकिन डिपार्टमेंट को अगर अपील करना है टू ट्राइब्यूनल, जो भी बेंच में करने का है, ट्राइब्यूनल में अपील करना है, तो वहां गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा के रखा है। तो यहां पे सेक्शन 120 में लिमिट मान लो कि, फिर मैं देखो इमेजिनरी फिगर्स दे रहा हूं, अभी ये इमेजिनरी है, इसको रियल मत लेके चलना। मान लो कि लिमिट है ट्राइब्यूनल में जाने की 10 लाख, अज्यूम टू बी 10 लाख, लेकिन यहां तो 2 लाख का ही मामला है। तो अगर 2 लाख का ही मामला है तो डिपार्टमेंट एग्रीव तो हो गया इससे, अपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर असेसी के फेवर में आ गया है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आया है, डिपार्टमेंट दुखी है, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि लिमिट तो 10 लाख की है। जाना चाहते हैं वो अपील में लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि लिमिट 10 लाख की है और यह अमाउंट 2 लाख का ही है, सो दे डू नॉट अपील। नो अपील बाय ऑफिसर, व्हाई? पर्सुएंट टू दिस लिमिट, पर्सुएंट टू दिस लिमिट वो अपील नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसने एक ऑर्डर को मान लिया है इसलिए अपील नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, लिमिट की वजह से वो रुक गया है। तो अगर ऐसा ही केस फिर आए आगे चल के, एक 16 लाख का डिमांड आया, मान लो 2 महीने बाद सिमिलर लाइंस पे एक 16 लाख का डिमांड आया, मैं अपील में गया, फिर से अपेलेट अथॉरिटी ने मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया, नो टैक्स पेएबल, डिपार्टमेंट एग्री हुआ, डिपार्टमेंट एग्री हुआ तो अब क्या वो अपील कर सकते हैं? कैन ही फाइल अपील बाय ऑफिसर टू ट्राइब्यूनल? बताओ, अब वो करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? तो 2 सवाल पैदा हुए, पहला कि ये ऑफिसर जो यहां हार गया था और नहीं गया था तो क्या वो अब जा सकता है? तो आंसर है यस। तो इसीलिए सेक्शन 120 में खास लिखा है कि इफ इन परसुएंट टू दिस लिमिट he did not go into appeal, it will not preclude him from going into appeal in any other case. In any other case where the amount is enough to go into appeal. यहाँ 16 लाख का मामला है ना, 10 लाख की लिमिट के ऊपर है, अब वो जा सकता है, अब वो जा सकता है। सेकेंडली ये कि क्या असेसी ये कंटेंशन रेस कर सकता है
कि आप अपील में नहीं गए थे तो आपने एक्विज कर लिया, यानी आपने एग्री कर लिया, तो जैसे एग्री कर लिया तो अब आप यहां अपील नहीं कर सकते. कैन दी असेसी कंटेन दिस? नो, असेसी कैन नॉट पुट दिस कंटेंशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो असेसी यहां पे ट्राइब्यूनल में ये कंटेंशन रेज नहीं कर सकता कि लास्ट टाइम इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था तो इस बार भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अपील नहीं कर सकते. यानी कि वो अपील में जा सकता है क्योंकि अब मॉनेटरी लिमिट के ऊपर है ना. तो रूल ऑफ एक्विजिशंस कब अप्लाई होता है? रूल ऑफ एक्विजिशंस वहां अप्लाई होता है जहां ऑफिसर जा सकता था अपील में, ही वॉज अलाउड टू गो बट ही डिड नॉट गो. तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो अब एक्सेप्टेंस माना जाएगा. जा सकता था और नहीं गया, लिमिट के ऊपर था, जा सकता था, नहीं गया. नाउ इट मीन्स दैट ही हैज एक्सेप्टेड and therefore it will bind him in the future. आए दो बातें समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो ऐसे है दो पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट पे फिर सिंपल ही है. The appellate tribunal or the court hearing such appeal or application shall have regard to circumstances under which appeal or application was not filed by the officer of central tax in pursuance of the orders or instructions issued under subsection 1. यानी वही कोर्ट भी ये देखेगा कि भाई ये लोग क्यों नहीं आए थे. अच्छा, लिमिट की वजह से नहीं आए थे क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार आ सकते हो तुम लोग. सिंपल. फिर उसके बाद 121 है नॉन अपीलेबल डिसीजन और ऑर्डर्स. कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो अपीलेबल नहीं होते. तो क्या है देखो, वेरी सिंपल. Notwithstanding anything to contrary in provisions of this act, no appeal shall lie against any decision taken or order passed by an officer of the central tax if such decision taken or order passed relates to any one or more of the following matters. तो ये जो मैटर्स नीचे अपन पढ़ेंगे ABCD, ये क्या है? नॉन अपीलेबल. इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं हो सकता. तो कौन से है? बहुत सिंपल है, याद रखने का है. ए, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स. अंडरलाइन करो, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर. उनके पास पावर होता है ना कमिश्नर के पास. उसके नीचे में 4 ऑफिसर्स है. एक ऑफिसर एक केस को हैंडल कर रहा है, तो कमिश्नर के पास पावर है कि इससे उठा के वो केस दूसरे को दे दे, फिर तीसरे को दे दे, कभी भी कर सकता है. तो इसमें आप लोग अपील नहीं कर सकते. असीसी जाके अपील नहीं कर सकता कि अरे मेरा केस हरी सुन रहा था तो हरी को हटाकर वरी को क्यों दे दिया. नहीं नहीं नहीं, नॉन अपीलेबल. सेकेंडली, एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स को जो सीज करने के पावर्स होते हैं जो हमने पढ़े, तो उसमें अपील नहीं हो सकता. Then an order sanctioning prosecution under this act, order sanctioning prosecution. यहां पे क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन में जेल होता है, तो उसमें मजिस्ट्रेट के सामने केस लगता है. तो जो कमिश्नर वगैरह है वो अथॉरिटी को ऑथोराइज करते हैं, सैंक्शन देते हैं कि तुमको सैंक्शन है, जाओ मजिस्ट्रेट में इस आदमी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करो. तो इसको कहते हैं सैंक्शनिंग. तो ये जो सैंक्शन दे रहा है कमिश्नर ऑफिसर को, उस सैंक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि भैया तुमने सैंक्शन क्यों दिया. ये चैलेंज नहीं हो सकता. दिस इज नॉन अपीलेबल. हाँ, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने जो केस चलेगा और तुमको जेल सुनाई जाएगी 5 साल 10 साल जो भी है, वो अपीलेबल ऑर्डर रहता है. प्रोसिक्यूशन ऑर्डर इज अपीलेबल, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन देने का जो ऑर्डर है वो अपीलेबल नहीं है. और आखिरी है एनी ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80, वो भी अपीलेबल नहीं है. तो सेक्शन 80 क्या था? पेमेंट के लिए एक्सटेंशन का टाइम. अगर हम चाहते हैं पेमेंट के लिए एक्सटेंशन मिले तो अपन अप्लाई कर सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट्स, एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू पे और पे इन इंस्टॉलमेंट्स था ये. और उन्होंने हाँ बोल दिया, ना बोल दिया, या जो भी बोला, और एक्सटेंशन हमने मांगा था उससे कम दिया, या इंस्टॉलमेंट्स मांगे थे उससे कम दिए या ना दिया, तो उस पे अपील नहीं हो सकता. वो जो डिसीजन है वो फाइनल है.
तो इस तरह से है चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन, वेरी सिंपल चैप्टर।